हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर दिया था और मैंने आपको ये समझा भी दिया था कि काइनेमेटिक्स क्या होता है और काइनेमेटिक्स किसका पार्ट है। बेसिकली ये मैकेनिक्स का ही एक पार्ट है और हमने बताया था कि मैकेनिक्स में और कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लेक्चर में थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर को जो है अच्छे से स्टार्ट करेंगे, जो मतलब अपने काम की चीज़ है उसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास कापी पेन पास में नहीं है तो आप कापी पेन उठा के नोट करना शुरू कर दीजिए। बाकी मैं आपको नोट्स जो है प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आप अपना भी थोड़ा सा नोट्स बना के चलिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले हेडिंग कर लीजिए विराम अथवा गति। मैंने आपको पहले भी ये बता दिया था कि विराम या गति क्या होता है, लेकिन मैं एक बार फिर से इस चीज़ को थोड़ा सा रिवाइंड कराने जा रहा हूँ आपको। मैंने आपको बताया था कि इस दुनिया में वास्तव में ना कोई चीज़ विराम में है और ना ही कोई चीज़ गति में है। सारी चीज़ें एक दूसरे के सापेक्ष या फिर विराम में है या फिर गति में है। अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं खड़ा हूँ, हिल डुल नहीं रहा हूँ, यानी कि मैं विराम में हूँ, लेकिन मुझे अगर कोई चंद्रमा से देखेगा तो वो कहेगा ये भी पृथ्वी के साथ गोल गोल घूम रहा है, तो मैं भी उसके लिए गति में हो जाऊँगा। वो अपना एक देखने का नज़रिया है। आप कहाँ से किस रेफरेंस से आप मुझे जो है ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। लाइक किसी जो है गाड़ी में बैठा व्यक्ति, दो व्यक्ति बैठे हैं तो एक दूसरे को देख के कहेंगे हाँ तुम भी भाई विराम में हो और तुम भी विराम में। लेकिन अगर हम लोग उसको बाहर से देखें, रोड पर खड़े होकर देखें तो कहेंगे ये तो दोनों चल रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे के सापेक्ष विराम में होंगे। तो मतलब ये कहने का मतलब विराम और गति एक प्रकार का जो है नज़रिया है, कहाँ से हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं उस चीज़ से हम इसको डिफ़ाइन कर पाते हैं। मतलब सारी चीज़ें रिलेटिव होती हैं, कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती है। मतलब ना ही गति एब्सोल्यूट होती है, ना ही विराम एब्सोल्यूट होता है। दोनों, विराम या फिर गति, दोनों ही एक दूसरे के सापेक्ष होती हैं। कहने का मतलब है कोई दो वस्तुएं अगर एक दूसरे को ऑब्जर्व करें तो वो उनकी गति और विराम एक दूसरे के सापेक्ष परिभाषित होंगे। निरपेक्ष गति और विराम जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो आप लिख भी सकते हैं, आप हेडिंग कर लीजिए विराम अथवा गति, रेस्ट और मोशन। तो परिभाषा क्या है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन ना हो तो वह वस्तु विराम में होती है। लिख लिया होगा आपने। और गति में लिखिए यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो तो वह वस्तु गति में होती है। लाइक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है समय के साथ, तो मैं विराम में हूँ। लेकिन मैं एक दो कदम आगे चला तो इससे क्या पता चला, मैं समय के साथ मेरी पोजीशन में चेंज हो रहा है, यानी कि मैं विराम में हूँ। तो ये चीज़ आपको जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अब हम बात करेंगे कि चाल क्या होती है। तो सबसे पहले आप हेडिंग कर लीजिए एक समान चाल। चाल पढ़ाने से पहले मैं आपको एक समान चाल और असमान चाल के बारे में थोड़ा सा रिवाइंड करा देता हूँ। हालांकि इससे पहले मैंने आपको ये बता दिया था। एक समान चाल क्या होती है, यदि कोई वस्तु विभिन्न समयांतरालों में समान दूरी तय करे। यदि कोई वस्तु विभिन्न समयांतरालों में समान दूरी तय करे, और यदि कोई वस्तु विभिन्न समयांतरालों में असमान दूरी तय करे तो उसकी जो है चाल कैसी होगी, असमान चाल होगी। भाई कोई वस्तु हमारे पास है, ये पहले 1 सेकेंड में जो है 5 मीटर दूरी तय कर रही है, अगले 1 सेकेंड में फिर 5 मीटर दूरी तय कर रही है। मतलब जब समय 1 सेकेंड हुआ तब 5 मीटर, जब समय 2 सेकेंड हुआ तब फिर 5 मीटर, समय 3 सेकेंड हुआ फिर 5 मीटर, और फिर समय 4 सेकेंड हुआ तो फिर 5 मीटर। कहने का मतलब है इसके बीच 1 सेकेंड का समयांतराल है, उसमें 5 मीटर दूरी तय कर रही है। 2 और 3 के बीच 1 सेकेंड का समयांतराल है, उसके बीच ये दूरी 5, मतलब हर 1 सेकेंड में ये दूरी 5 मीटर तय कर रही है। या फिर हम ऐसे देख सकते हैं, ये कोई वस्तु है, ये 20 मीटर है, फिर ये 20 मीटर है, फिर ये 20 मीटर है, और फिर ये 20 मीटर है। ABCDE वस्तु को टोटल समय लगता है 20 सेकेंड, यानी कि A से B तक 5 सेकेंड बाद पहुंचती है। यहाँ पर 10 सेकेंड, 0 सेकेंड से चलना शुरू किया, 5 सेकेंड बाद B पर पहुंची, 10 सेकेंड बाद
सी पर पहुंची और 15 सेकंड बाद डी पर पहुंची और 20 सेकंड बाद ई पर पहुंची। यानी कि हर 5 सेकंड में वो 20 मीटर दूरी तय कर रही है। समयांतराल क्या लिया गया यहाँ पर 5 सेकंड, और हर 5 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है वस्तु? 20 मीटर। अर्थात अगर हम देखें यहाँ से तो आपको क्या पता चल रहा है, जो 5 सेकंड का आपका समयांतराल है उसमें ये वस्तु समान दूरी 20 मीटर तय कर रही है। इसलिए हम इस वस्तु की चाल को क्या कहेंगे? एक समान चाल। अब मान लो कोई वस्तु थी, पहले जो है 7 सेकंड में ये 20 मीटर दूरी तय करती है, या फिर ऐसे ही छोड़ लें आप, जो है यहाँ पर 5 सेकंड ही रहने दें। फिर से एक बार इसको सही से समझते हैं थोड़ा सा। मान लो यहाँ तक 5 मीटर दूरी है और फिर यहाँ पर 10 मीटर, फिर ये 20 मीटर, पहले 0 सेकंड पर वस्तु बिंदु O पर थी और फिर 3 सेकंड बाद वस्तु बिंदु A पर पहुंच गई, और फिर अगले 3 सेकंड बाद अर्थात 0 से 6 सेकंड बाद वस्तु B पर पहुंच गई, और फिर 3 सेकंड बाद अर्थात 9 सेकंड बाद वस्तु C पर पहुंच गई। यानी कि पहले 3 सेकंड में वस्तु ने 5 मीटर दूरी चली, अगले 3 से 6 के बीच यानी कि फिर 3 सेकंड में 10 मीटर दूरी चली, और फिर 3 सेकंड में 20 मीटर दूरी चली। यानी कि हर समयांतराल पश्चात, मतलब 3 सेकंड का जो हमारा ये टाइम इंटरवल है, समयांतराल है, उसमें वस्तु अलग अलग दूरी तय कर रही है। पहले 5 मीटर तय किया, फिर 10 मीटर तय किया, फिर 20 मीटर तय किया। और इस प्रकार से अगर वस्तु किसी वस्तु की अगर चाल को हमें डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे वो उसकी चाल कैसी है? असमान चाल है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको ये चीज़ बहुत देर तक जो है रिमेंबर रहे। आप जो है इसको नोट कर लीजिए। और अगली हेडिंग फिर है आपके पास दूरी, और दूरी और विस्थापन को हम लोग साथ में पढ़ेंगे कि दूरी, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। हालांकि हमने आपको ये पहले बता दिया था कि दूरी और विस्थापन क्या चीज़ है, लेकिन मैं एक बार इसको आपको एक बार फिर से इसकी तह में जाके इसको सही से समझाऊंगा ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। सबसे पहला कन्फ्यूजन तो ये रहता है किस राशि को वो अदिश कहें, किस राशि को वो सदिश कहें। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेसिकली ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है 2 पॉइंट के बीच। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कैसे? आप चेक कर लीजिए। मान लो कोई वस्तु हमारे पास बिंदु A पर थी और यहाँ से इसने चलना शुरू किया। ये बिंदु C से होते हुए ये यूं बिंदु B तक पहुँची। तो A से B तक इसके ये पथ था, मान लो इस ACB, ये जो पथ की लंबाई है, इस पूरे इसके A से B तक पहुँचने में जो कण द्वारा मतलब वस्तु द्वारा तय किया गया पथ है। अब वस्तु द्वारा तय किया गया पथ, अब वस्तु चल रही है इस रास्ते पर, तो वस्तु द्वारा तय किया गया पथ ये होगा, और इसकी जो लंबाई होती है वस्तु द्वारा तय पथ की लंबाई, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। तो आप इसमें लिख भी सकते हैं वस्तु द्वारा तय कुल पथ की लंबाई। अब आपको दिख रहा होगा कि इसके लिए किसी भी प्रकार की डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे भी ऐसे शायद ये इस रास्ते से भी आ सकता था। तो मतलब इसके लिए किसी भी प्रकार के डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की दिशा की आवश्यकता नहीं है, अर्थात ये कैसी राशि हो गई? अदिश राशि हो गई। चलो अब हम बात करते हैं विस्थापन क्या होता है। मान लो A से B तक किसी कण ने दूरी तय की, तो A से B तक दूरी तय करने में उसके पथ की लंबाई ACB थी, इसको ACB कह सकते हैं आप, यहाँ पर बिंदु C ले लिया है, तो ACB पथ की लंबाई थी। लेकिन AB जो होगा वो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका जो है विस्थापन होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि अगर A और B बिंदु जो उसने दूरी तय की है इनिशियल, पहली बात तो ये उसकी प्रारंभिक स्थिति थी, ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी, और ये उसकी फाइनल पोजीशन थी।
जिसको हम अंतिम स्थिति कहते हैं। तो उसके अगर प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करें तो उस स्ट्रेट लाइन को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये दो बिंदुओं के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। कहने का मतलब है ए से बी तक अगर हम कोई चीज़ यहाँ से देखें ए से बी तक, तो अगर इसकी डिस्टेंस लें तो वो काफ़ी लंबी हो सकती है। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो पॉइंट ए और बी, अर्थात वस्तु जब प्रारंभिक स्थिति में वस्तु कहाँ पर थी, ए से। भाई ए से उसने चलना प्रारंभ किया था और फिर ये दूरी तय करते हुए वो कहाँ पर पहुँची थी, बी पर। तो ए और बी के बीच अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रा करें, अर्थात ए और बी के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। आप हिंदी में भी लिख लीजिए, जो है प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी। और डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक अदिश राशि है, डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि। ये दोनों राशियां किस प्रकार से, ये जो है दूरी जो है किस प्रकार से अदिश राशि है और डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार से सदिश राशि है, ये मैं आपको समझाऊंगा। आप चाहें तो ये फिगर बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा अपने समझाने के लिए इसको जो है रफ कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यही है दूरी और विस्थापन में कि कैसे समझें कि ये विस्थापन जो है सदिश राशि है और दूरी जो है वो अदिश राशि है। मैं यहाँ पर छोटे से फिगर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो कोई ये जो है वस्तु पोजीशन ए पर थी और अंतिम पोजीशन उसकी बी थी और वो चल के कहाँ से गई थी, इस रास्ते से, यानी कि ACB, और ये हुआ उसका डिस्प्लेसमेंट। AB को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट और ACB को हम कहते हैं तय दूरी। अब मान लो एक लड़का है, मान लो कोई व्यक्ति है, वो जो है लखनऊ, मान लीजिए आप लखनऊ से मुंबई तक वो जा रहा है। तो लखनऊ से आप मान लीजिए, सारी चीज़ इमेजिन करना है आपको, कोई वैसे वो पैदल जा नहीं रहा होगा, लेकिन आप इमेजिन कर लीजिए। और इसके बीच लखनऊ से मुंबई ना मानो, कानपुर मान लो, और इसके बीच की डिस्टेंस है 70 किलोमीटर। यानी कि लखनऊ से कानपुर के बीच दूरी कितनी है, 70 किलोमीटर। तो हो सकता है कानपुर का रास्ता इतना सीधा तो होगा नहीं, तो कानपुर का रास्ता गया है लखनऊ से ऐसे, और ये डिस्टेंस, ये यहाँ पर बिंदु अगर हम ए मान लें और यहाँ बी मान लें, तो ये डिस्टेंस जो ACB है वो कितनी है, 70 किलोमीटर। सॉरी, मैंने ये बना दिया था। ये ACB पथ की लंबाई जो है वो कितनी है, 70 किलोमीटर। सॉरी, मैंने मीटर बोला था क्या, तो ये 70 किलोमीटर है। जो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी है वो 70 किलोमीटर है, ना कि लखनऊ से कानपुर के बीच जो डिस्प्लेसमेंट है वो 70 किलोमीटर। अब यही लड़का अगर थोड़ा सा दिमाग लगाता, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर मान लो कोई ऐसा रास्ता बना ले, अगर हम कोई ऐसा रास्ता यानी कि लखनऊ और कानपुर के बीच में ऐसा रास्ता बना ले जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, तो ये इसके पथ की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मान लो ये AB है, AB को हम विस्थापन कहते हैं, और ये शायद 40 किलोमीटर ही होता। तो A और B के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो जो है विस्थापन है, अर्थात अगर हम स्ट्रेट लाइन A और B के बीच ड्रा करें तो वो विस्थापन है। और ये जो रास्ता गया है लखनऊ से कानपुर तक का, इसको हम टोटल तय दूरी बोलते हैं। और किस प्रकार से विस्थापन सदिश राशि है और दूरी अदिश राशि है, ये हम थोड़ा सा समझेंगे। अगर मान लो यही लड़का, इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, मैं अब थोड़ा सा इसको सही से बना रहा हूँ ताकि आपको कायदे से ये दिखे। यहाँ पर ये लड़का है और ये लखनऊ से कानपुर जाना चाह रहा है। यहाँ पर बिंदु A है, ये लखनऊ है और ये कानपुर है। आपको पता होना चाहिए ये कानपुर है और ये लखनऊ है। अब ये इसने यहाँ से चलना शुरू किया और ये इस रास्ते से यहाँ तक पहुँचा, यानी कि इसने कितनी टोटल दूरी तय कर ली, A से B तक जाने में 70 किलोमीटर। और फिर ये B से वापस हुआ, लखनऊ के लिए रवाना हुआ, तो ये फिर कितना चला इसने 70 किलोमीटर। यानी कि इसने टोटल कितनी दूरी तय की, इसने टोटल दूरी तय की 70 और 70 140 किलोमीटर, 70 और 70 140 किलोमीटर। लेकिन
अगर हम विस्थापन की बात करें तो इसका विस्थापन अगर क्या हुआ तो ये देखें तो ये गया कहाँ से, ए से बी तक, और फिर बी से कहाँ पर आ गया, ए तक। विस्थापन होता है हम टोटल अपनी पोजीशन में परिवर्तन कितना करते हैं, और इसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, ए, और फाइनल पोजीशन क्या थी, बी। लेकिन जब ये टोटल चल के आया 140 किलोमीटर तो इनिशियल पोजीशन पहले तो इसकी ए थी, और 140 किलोमीटर चलने के पश्चात फिर इसकी पोजीशन ए है, यानी कि इसका तो कुछ विस्थापन हुआ ही नहीं, क्योंकि इसने ए से चलना शुरू किया, 70 किलोमीटर ये चला, और फिर यहाँ से 70 किलोमीटर ये चला, और 70 किलोमीटर जब चल के आया तो फिर ये यहीं पहुँच गया। तो विस्थापन के लिए हमको इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ध्यान में रखना है कि कहाँ वस्तु का विस्थापन किस बिंदु से किस बिंदु तक हो रहा है। तो ये ए से चला और फिर वो चाहे जहाँ हो के आए फिर कहाँ पर आ गया, ए पर, यानी कि इसका जो विस्थापन है वो जीरो है। विस्थापन जो है वो जीरो है। मान लो आप इधर की ओर एक और मैं थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको लाइव एक एग्जांपल करके बताता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं 1-2 कदम आगे चला और फिर यहाँ से 1 और 2 कदम पीछे चला गया, यानी कि मेरा जो विस्थापन था यहाँ से 1-2, यहाँ से मैं यहाँ तक गया तो टोटल कितने हो गए, 2 कदम। और फिर यहाँ से वापस आया तो फिर यहाँ पर वापस जब आया तो चूंकि ये सदिश राशि है तो 2 कदम पहले प्लस में होंगे, और वापस आ गया तो दिशा मैटर करती है विस्थापन में, तो -2 कदम हो जाएंगे। तो 2 और -2 और ये कितने कदम आ गए, 0। तो कहने का मतलब है विस्थापन जब आप चेक करते हैं तो आप देखते हैं किसी वस्तु की इनिशियल पोजीशन क्या है, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति क्या है और उसकी अंतिम स्थिति क्या है। अब मुझे लगता है कि आपको जो है दूरी और विस्थापन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। और अब इसलिए हम लोग जो है अगला टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे चाल। चाल क्या होती है। उम्मीद है आपने ये नोट कर लिया होगा। अगर आपने नहीं नोट किया है तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करके और पॉज करके उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ें हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं। इसके बाद हमारे पास फिर अगली हेडिंग है चाल। तो चाल क्या होती है। सबसे पहली बात तो चाल किसी एकांक समयांतराल में, मतलब यूनिट टाइम इंटरवल में, जैसे 1 सेकेंड, 1 घंटा, मतलब कुछ भी टाइम इंटरवल हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, 1 सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, उसमें हम कितनी दूरी तय करते हैं उसको ही हम चाल कहते हैं। तो एक एकांक समयांतराल में तय दूरी को अच्छा, मैंने एक चीज़ भूल गया था, वहाँ पर दूरी और विस्थापन जो था उन दोनों के मात्रक में लिखना भूल गया था। दोनों के मात्रक जो है मीटर होते हैं, एसआई मात्रक जो है दोनों का मीटर होता है। बाकी आप किलोमीटर भी कह सकते हैं, जो है मिलीमीटर भी कह सकते हैं, लेकिन एसआई यूनिट जो होता है दोनों का मीटर होता है। और विमा क्या होती है, एल। मीटर आपको पता होगा अगर डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा होगा। अगर आपको जो है विमा निकालना नहीं आता है देन फिर आप ITAB पे जाके हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का वीडियो देख सकते हैं। खैर, हम बात कर रहे हैं चाल की। तो एकांक समयांतराल में तय दूरी को चाल कहते हैं। आप लिख सकते हैं इसको। फिर चाल की बात करेंगे, आगे हम वेग की भी बात करेंगे। चाल अदिश राशि होती है, वेग सदिश राशि होती है। उससे पहले ये मैं बता दूं कि चाल जो है 2 प्रकार से उसको हम पढ़ेंगे। एक तो औसत चाल, एवरेज स्पीड, और फिर तात्क्षणिक चाल। उसी प्रकार से जब वेग को पढ़ेंगे तो औसत चाल, औसत वेग, और फिर उसके बाद तात्क्षणिक वेग। तो सबसे पहले बात करेंगे हम, आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। फिर हम बात कर रहे हैं औसत चाल की, कि औसत चाल क्या होती है। तो आप लिख लीजिए एवरेज स्पीड, इसको हम कहते हैं। ये क्या होती है, आप इसको थोड़ा सा आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगा कि वास्तव में औसत चाल है क्या। तो औसत चाल किसी समयांतराल में वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस समयांतराल के अनुपात को हम उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। आप ये लाइन लिख लीजिए, किसी समयांतराल में वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस समयांतराल के अनुपात को औसत चाल कहते हैं।
तो औसत चाल क्या होती है, इसको हम अगर एस से लिखें, औसत चाल एस से लिखें तो कुल दूरी बटे कुल समयांतराल। मान लो ये दूरी डेल्टा एक्स हो और ये समयांतराल डेल्टा टी हो। मान लो कोई वस्तु यहाँ से t बराबर 3 सेकेंड पर थी और यहाँ पर t बराबर उसका समय क्या हुआ 8 सेकेंड, और जो है इसने दूरी कितनी चली 40 मीटर। तो इसकी चाल बताना है। तो 3 से 8 सेकेंड के बीच, पहले वस्तु 3 सेकेंड पर थी, मान लो ये t बराबर 0 सेकेंड पर थी, लेकिन हमको यहाँ से यहाँ तक नहीं बताना, हमको इसकी चाल बताना है a से b के बीच की चाल कितनी है। तो a 3 सेकेंड पर वस्तु कहाँ पर थी a पर, और 8 सेकेंड पर वस्तु कहाँ पर है b पर। तो समयांतराल क्या है हमारे पास 5 सेकेंड, समयांतराल क्या है 5 सेकेंड। तो कुल समयांतराल हमारे पास 5 सेकेंड है, वो 8 - 3 5 सेकेंड, और कुल दूरी कितनी है 40 मीटर। तो यहाँ से चाल क्या निकल के आई इसकी 8 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि औसत चाल क्या होती है। और अब जो अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है वो है तात्क्षणिक चाल। तो तात्क्षणिक चाल क्या होती है ये बताने के लिए आपको थोड़ा सा अवकलन आना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी जो है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को हम कब डी एक्स बाई डी टी लिख देते हैं। खैर अगर आपने नहीं पढ़ा था कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं थोड़ा सा आपको उसको फिर से रिवाइंड करा दूंगा। फिलहाल तो आप ये समझिए कि इंस्टैंटेनियस स्पीड होती क्या है, तात्क्षणिक चाल जिसको हम कहते हैं। इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या होती है, तात्क्षणिक चाल क्या होती है। अगर मैं बात करूं, अगर आपको ये अनुमान लगाना है कि कोई व्यक्ति आपसे जो है कितना जो है परफेक्ट आपको जो है आंसर दे रहा है, लाइक अगर कोई व्यक्ति यहाँ से आप लखनऊ से कानपुर जा रहा है और आपको पता करना है वो सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो आपको उसकी तात्क्षणिक चाल आनी चाहिए, ना कि उसकी औसत चाल। यानी कि आपने उसको फ़ोन किया, बोला कि भाई आपकी इस समय चाल क्या है, उसने बोल दिया 70 किलोमीटर। तो आपके हिसाब से 70 किलोमीटर लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी थी, यानी कि वो 1 घंटे में पहुंच जाना चाहिए कानपुर। लेकिन हो सकता है उसने अगले जो है 10 मिनट बाद अपनी चाल को 90 कर दिया हो, या फिर हो सकता हो वो कहीं पर रुक के चाय भी पी रहा हो, या फिर हो सकता है वो जो है गाड़ी रोक के थोड़ा सा इधर उधर मतलब कुछ भी कर रहा हो। तो आपको अगर उसकी परफेक्ट चाल निकालनी है तो वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है ये देखना है अगर, तो आपको उसकी तात्क्षणिक चाल पता होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ से A से B तक कोई वस्तु जा रही है और यहाँ पर A से B तक O, फिर यहाँ पर O डैश, फिर O डबल डैश, हम ये बिंदु मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ के बीच में 5 सेकेंड, हर 5 सेकेंड बाद, तो आपको अगर तात्क्षणिक चाहिए तो आप जैसे जैसे टाइम कम करते जाएंगे, टाइम इंटरवल कम करते जाएंगे, 0.0000001 सेकेंड, वैसे वैसे आपको तात्क्षणिक चाल जो है उसकी जो है चाल का अनुमान और अच्छे से होता चला जाएगा। खैर अब अगर हम जो है इसको बात करें थोड़ा सा मैथमेटिकल तरीके से समझें तो आप ऐसे समझिए, किसी वस्तु की जो है, पहले तो आप इसकी डिफिनेशन समझ लीजिए क्या होती है। किसी वस्तु की दूरी में परिवर्तन की दर को उसकी तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तो सबसे पहले तात्क्षणिक चाल के लिए हमेशा जब भी कोई चीज़ तात्क्षणिक निकालेंगे तो औसत जो होगा उसमें लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 लगा देंगे, और ये डेल्टा x बाई डेल्टा t। मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी किसी चीज़ में जब जो है समय या फिर जो नीचे वाला वेरिएबल होता है ये 0 की तरफ टेंड्स करने लगता है तो इस डेल्टा को हम d बना देते हैं, डेल्टा बिकम्स d। अगर आपने वो नहीं पढ़ा था तो आप पुराने लेक्चर्स हमारे देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। अगर नहीं भी क्लियर है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आपको पहले से नहीं पता था तो आप ये समझ लीजिए। और बेसिकली यहाँ पर t होगा। बेसिकली ये है क्या, ये
दूरी x आपको पता है ये दूरी है और t आपको पता है ये समय है। तो बेसिकली ये दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन है, या हम यूं कह दें कि दूरी में समय के सापेक्ष अवकलन। अगर आपको अवकलन नहीं आता है देन आप फिर आई टैब पे जाके मेरा अवकलन वाला लेक्चर देख सकते हैं। सिर्फ आपको एक ही या दो लेक्चर में जो है पूरा अवकलन क्लियर हो जाएगा। जितना भी आप फर्स्ट ईयर इंटर में जो है फिजिक्स में अवकलन यूज होता है, आपको सारा वहाँ पर मैंने अवकलन और समाकलन बता दिया था। देन आपको मैंने फिर निश्चित समाकलन भी बताया था, किस प्रकार से जो है लिमिट लगाकर हम जो है समाकलन करते हैं। खैर आप यहाँ पर समझिए भाई, हम वहाँ पर पढ़ते थे dy/dx, इसका मतलब क्या होता था y का x के सापेक्ष अवकलन। ऐसे ही यहाँ पर x dx/dt लिखा है, इसका मतलब दूरी, x का मतलब दूरी और t का मतलब समय, यानी कि दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन। यानी कि दूरी में परिवर्तन किसके सापेक्ष? परिवर्तन समय के सापेक्ष। अर्थात अगर हम इससे नई डिफिनेशन बनाना चाहें चाल की तो क्या बनती है? दूरी के समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन की दर को उस वस्तु की तात्क्षणिक चाल कहते हैं। और आप अब ये नोट कर लीजिए। और अब हम पढ़ेंगे वेग। वेग क्या होता है इसको आप नोट कर लीजिए। तो मुझे लगता है आपको अब जो है औसत चाल और तात्क्षणिक चाल समझ में आ गई होगी। और अब हम बात करेंगे औसत। एक मिनट, आपको मैं ये बता दूं कि चूंकि वो दूरी में परिवर्तन की दर था, इसलिए चूंकि दूरी अदिश राशि है, इसलिए औसत चाल और औसत तात्क्षणिक चाल भी एक अदिश राशि होगी। औसत चाल और तात्क्षणिक चाल भी एक अदिश राशि होगी। और चाल था dx/dt आया था, आपको पता होना चाहिए। x का मात्रक क्या होता है? दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। SI मात्रक की मैं बात कर रहा हूँ, और t समय है, इसका मात्रक क्या होता है? सेकंड। अर्थात इसका मात्रक क्या निकल के आया था? मीटर पर सेकंड। और फिर अगर हम विमा निकालें तो L, मीटर को L और फिर बटे में t, यानी कि विमा क्या निकल के आई थी? चाल की LT-1। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम बात करेंगे वेग की, औसत वेग और फिर तात्क्षणिक वेग की। इससे पहले कि मैं आपको औसत वेग और तात्क्षणिक वेग समझाऊं, एक बार फिर से आप जो है वीडियो को बैक करके औसत चाल और तात्क्षणिक चाल को समझ लीजिए। तो उम्मीद है आपने जो है वीडियो को बैक करके वो समझ लिया होगा। और अब हम बात करेंगे औसत वेग की। जब हमने पढ़ा था औसत चाल तो मैंने बताया था किसी समयांतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस समयांतराल के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। और जब हम बात करेंगे औसत वेग की तो किसी समयांतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन, वस्तु द्वारा तय किए गए कुल दूरी की बात नहीं करेंगे। जब हम वेग की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? डिस्प्लेसमेंट की, विस्थापन की। तो वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा उस वस्तु के तथा उस जो समयांतराल था उस समयांतराल के अनुपात को उस वस्तु का औसत वेग कहेंगे। आप ये चीज़ लिख लीजिए, किसी समयांतराल में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा उस समयांतराल के अनुपात को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। इसे स्मॉल v से लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल v क्या होगा? कुल विस्थापन, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है, बटे कुल समयांतराल। तो कुल विस्थापन क्या हुआ? अगर हम बात करें कुल विस्थापन, मान लो डेल्टा S था या फिर डेल्टा x ही रखते हैं, और कुल समयांतराल डेल्टा t था। तो v का फार्मूला क्या निकल के आया? डेल्टा x/डेल्टा t। बात वही है, सिंपल सी बात वही है। मतलब यहाँ पर मैंने x को विस्थापन, आप जो है विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट s से भी लिख सकते हैं। मैंने x से लिख दिया, वहाँ पर भी दूरी को भी x से लिखा था। आप जो यहाँ पर इसको चाल मत समझ लीजिएगा, ये विस्थापन है। s क्या है? यहाँ पर विस्थापन है। थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। और अब हम बात करेंगे तात्क्षणिक वेग की। तो सिंपल वैसे ही है, मैंने आपको बताया था तात्क्षणिक चाल में कि दूरी में परिवर्तन की दर को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। और जब वेग की बात करेंगे तो विस्थापन में परिवर्तन की दर, किस में परिवर्तन की दर हो जाएगी? विस्थापन में परिवर्तन की दर।
तो ताक्षणिक वेग में आप क्या लिखेंगे, किसी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर को वस्तु का ताक्षणिक वेग कहते हैं। अब फार्मूला यहाँ से बनाने के लिए अगर आप फार्मूला बनाएं तो मैंने आपको बताया था ताक्षणिक जो है वेग या चाल निकालने के लिए लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू क्या कर देंगे 0 और ये डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तो चूंकि ये डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो गया इसलिए डेल्टा एस को हम डी एस लिखेंगे और डेल्टा टी को हम डी टी लिखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये एक सदिश राशि है तो इस पर हम वेक्टर लगा देंगे हम आगे। हालांकि अभी ये लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा सा किताब में ये ध्यान देने की आवश्यकता थी कि जो वेक्टर चैप्टर था वो इस चैप्टर से पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इसमें कोई ऐसा कोई वेक्टर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वेक्टर जो भी राशियाँ सदिश होती हैं उस पर हम इस प्रकार से एक वेक्टर लगा देते हैं। तो बेसिकली ये मैंने वेक्टर इसीलिए लगाया ताकि ये पता चले आपको कि ये एक सदिश राशि है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की आवश्यकता है, जो हम s ले रहे हैं, पिछले में हमने s को चाल से लिखा था, स्पीड होती है चाल, लेकिन यहाँ इस बार हम s को जो है विस्थापन कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। आप ये मत समझिए कि ये जो है चाल लिखी हुई है, ये क्या है, विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट। और अब मुझे लगता है कि आपको जो है औसत चाल, औसत वेग, ताक्षणिक चाल, ताक्षणिक वेग ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और चूँकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है इसलिए मैं इस लेक्चर को यहीं पे ड्रॉप करता हूँ और उम्मीद है कि जो मैंने आपको समझाया ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आगे के लेक्चर्स जल्दी से आएँ, इसके लिए आप जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जो है हमको मोटिवेट करते रहिए कि क्या सुधार और हो सकता है, मतलब किस टाइप की चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँ और कौन सी किताब से मैं न्यूमेरिकल कराऊँ। और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।